आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल में। हम आज एक बार फिर से जयपुर में हैं और बात करेंगे ख्वातीन के हुकूक की, उनके इश्यूज़ की। इसी हफ्ते हमने देखा कि किस तरीके से पूरी ही दुनिया में इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मर्द कौन होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ख्वातीन ही बहुत ज़्यादा अपने आप में एम्पावर है, वो खुद इतनी मजबूत हैं, वो किसी भी मैदान में आगे बढ़ सकती हैं। और ये बात सच भी है, हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिनसे हिंदुस्तान की ख्वातीन दो चार हैं, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। सभी की हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन उनको अमल में क्यों नहीं लाते, क्यों सही तौर पर, क्यों सच्चे मायनों में उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता। इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं अर्चना शर्मा जी, आप मीडिया चेयरपर्सन हैं कांग्रेस की, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं जसबीर सिंह जी, चेयरमैन है स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ है मेहरुनिशा खान साहिबा, आप सोफिया स्कूल की सीनियर टीचर रह चुकी हैं और वीमेन एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर हसन साहब, एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं यास्मीन फारूकी साहिबा, आप वीमेन एक्टिविस्ट हैं, ख्वातीन के हुकूक के लिए हमेशा ही लड़ाई लड़ती रहती हैं, जद्दोजहद करती रहती हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं अनवार शाह साहब, डायरेक्टर हैं अल जामियतुल आलिया, एक ऐसा इदारा है जहां पर 1200 से ज़्यादा बच्चियां यानी लड़कियां जो है तालीम हासिल कर रही हैं। और कैसे ख्वातीन की तालीम को मजबूत बनाया जाए, कैसे बच्चियों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया जाए, इस पर ये बात करेंगे। आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। और अर्चना शर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि इसी हफ्ते इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, क्या सिर्फ एक दिन ही ख्वातीन के हुकूक की बात करना, उनको एम्पावर करने की बात करना, एक ही दिन काफ़ी है पूरे साल में? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना लेने से और महिलाओं के हकों की लड़ाई को आवाज़ बुलंद हो गया, सब मान लेना बिल्कुल गलत है। और किसी भी, हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, हमारे देश की करें या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, समस्याएं कमोबेश महिलाओं के साथ वही हैं। औरतें जब अपने क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, वहाँ संघर्ष करती हैं तो उन्हें दोहरे मापदंडों के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रति ऐसा ही नज़रिया समाज का रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि एक वेस्टर्न कंसेप्ट था जिसको कि हमने आत्मसात किया पूरे विश्व में, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में इसको मनाने की बात करते हैं। लेकिन उस दिन मंचों से जो घोषणाएं होती हैं, आपने जैसे जिक्र किया, प्रधानमंत्री महोदय कह रहे थे कि महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, कौन है जो महिलाओं को सशक्त करेगा, वो तो स्वयं ही सशक्त। ये बातें अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट, इमांसिपेशन की बातें करने वाले मंचों पर उसको तो कह देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उसको कितना लागू करते हैं, कितना उन महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, और वो महिलाएं जो सचमुच में सशक्त हुई हैं, क्या ऐसे पद चिन्ह छोड़ती हैं जिनका अनुगमन करके समाज के हर वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ सके। ये बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न सिर्फ पुराने समय में नहीं था, आज भी उतना ही ज्वलंत है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। हर समाज की, हर धर्म की, हर वर्ग की महिलाओं के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो उनके आत्मबल को बढ़ा सकता है, यदि उन्हें सकारात्मक परिदृश्य मिल सके, सकारात्मक सोच के साथ उनके बारे में सोचा जाए। और उनकी लिबर्टी को ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि वेस्टर्नाइज कंसेप्ट को हमने अपना लिया और वो लिबर्टी को महसूस करने लगे। हम समझते हैं वो सबसे बड़ी उनके लिए प्रतिगामी सिद्ध होगी। तो मेरा ये मानना है कि भारत में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मने, तो पुरुष और वो महिलाएं जो बिल्कुल सशक्त महसूस करते हैं समाज में, राजनीति में, आर्थिक रूप से, वो ऐसे कुछ फुटप्रिंट्स जरूर छोड़ जाएं जिससे कि और लोग उसका अनुगमन करके महिलाओं के लिए रास्ता सुगम कर सकें। बिल्कुल। और मिसिस खान, आप क्या कहेंगी? चूंकि पहला दौर जो है वो ख्वातीन के नाम ही है, उन्हीं को बताना है कि क्या वाकई में ही आज जो हम बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक दिन ही काफ़ी है उनके बारे में बात करने के लिए, या हमेशा जो है इसके ऊपर लगातार चर्चा होनी चाहिए और जो बात हो रही है उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए? जैसा कि आपने अभी फरमाया कि शायद साल में एक मरतबा एक इंटरनेशनल उस ग्राउंड पे मना लेने से ही काम चल जाएगा, ये नहीं है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि आज महिला जो है वो काफ़ी आगे आ चुकी है। आ चुकी है सेंस है, शी इज़ इन गवर्नमेंट जॉब्स, शी इज़ इन प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में हर तरफ जो है शी इज़ कमिंग आउट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कितना आप मॉडर्नाइज अपने आप को कहते हैं, लेकिन कितने आप मॉडर्नाइज हैं, कितना आप औरत को सपोर्ट करते हैं। वो जब मैदान में आती है तो उसके साथ में क्या क्या होता है वो सभी लोग जानते हैं किस तरीके से। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप लिबास से मॉडर्न हो जाएं। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच बदलना चाहिए कि आज जमाना जब इतना आगे बढ़ गया है और औरत को तो जिसने ये दुनिया बनाई है, द क्रिएटर ऑफ दिस अर्थ, उसने औरत को कुदरती तौर पे इतनी कुव्वत बर्दाश्त दी है कि वो एक नस्ल चलाती है, वो बच्चे पैदा करती है, और जिस तकलीफ से वो दो चार होती है वो अकॉर्डिंग टू साइंस साबित हो गया है
कि किसी इंसान की जिस्म की हड्डियां अगर टूट जाएं तो वो किस तरीके से उसको तकलीफ को तमाम हड्डियां टूट जाएं वो गुना तकलीफ ज्यादा जो है उसको तकलीफ महसूस होती वो है। है। बिल्कुल सच उसके बात है। बाद में वो हजारों मिसालें ऐसी हैं कि तन्हा औरतों ने अपने बच्चों को पाल लिया, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, जो भी कुछ हुआ, तो उन्होंने अकेली ने अब कुर्बानियां दे दे के किस तरीके से अपने बच्चों को पाला है। तो ये भी मिसाल एक औरत की है। लेकिन आज का जो जमाना जो है, जो मॉडर्न टाइम जो है, तो वो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, तो लोगों अपनी जड़ों से दूर हो गए। यानी कि वो, मैं मजहब से की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ का एक इंडिया का एक अपना तहजीब की बात कर रही हैं, कल्चर, एक कल्चर की बात तहजीब कर रही हैं है आप। हमारी, एक सोशल सोच है, हमारा एक समाज है जिसके अंदर औरत की इज्जत थी। औरत यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी के एक देवी के रूप में पूजा जाता है उसे। जी हाँ। कोई पूजा संपन्न नहीं होती जब तक कि अर्धांगिनी बाजू में नहीं हो। आज उस अर्धांगिनी के साथ में क्या जुल्म ज्यादती हो रही है, ये इंसान भूल गया है। मैं तो यही कहूंगी दूसरे लफ्जों में कि एक दरिंदगी हो रही है कि औरत को निर्वस्त्र किया जा रहा है टेलीविजन के द्वारा, मैदानों में, वह पैसा आ गया है, लेकिन वो पैसे के नाम पर या पैसे की वजह से, कारोबार के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ठीक है। अपने कल्चर से लोग हट गए हैं, दूर हो गए हैं। यही वजह है। यास्मीन फारूकी साहिबा, जो है ख्वातीन के हुकूक की लड़ाई आप लड़ती रहती हैं, ये तो इन्होंने कहा कि ये तो लगातार होते रहना चाहिए, किसी एक दिन इसके ऊपर बैठ करके बात नहीं करनी है। और जो आप कह रहे हो, जैसे अर्चना जी ने भी कहा कि जो आप कह रहे हो उसको अमल में लेकर के आओ, उसको महसूस होना चाहिए लोगों को या ख्वातीन को कि जो बात हो रही है वो वाकई उनके साथ वैसा इंसाफ हो भी रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ख्वातीन को आज बहुत आज़ादी हो गई है, लेकिन ख्वातीन की आज़ादी जहनी तौर पे अभी तक नहीं हुई है। मेरा एक बहुत मानना है कि हमारा हिंदुस्तान ये, आप माने या नहीं माने, जिंदा हकीकत है कि पुरुष प्रधान देश है। जी हाँ। और यहाँ पे आपको औरतों की आज़ादी के लिए पहले मर्दों का दिमाग बदलना पड़ेगा। जब तक मर्दों का दिमाग न बदलेगा उसको वो बराबर का दर्जा नहीं देंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगी। पहले ये हाल था, जब बसों में औरतें और मर्द साथ जाते थे तो बच्चे अगर किसी बूढ़ी औरत को या बच्चे वाली औरत को देखते थे तो खड़े हो जाते थे। आज की तारीख में कोई ये एहसास करने को तैयार नहीं होता है कि ये बूढ़ी औरत लटकी हुई है या इसके कमर में बच्चा लटका हुआ है, ये किस तरह 2 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र करते के जाएंगे। आप जो डेवलपमेंट की और बड़े बातें कर, ये एक बहुत छोटा सा मायने है जो सोच की बात है। लेकिन ये सब बहुत कम होता है। हम भी देखते हैं कई बार ट्रेन में, बसों में सफर करते हैं, अगर कोई खातून है और कोई बुजुर्ग है तो उसको आज भी बड़े पैमाने पर, हो सकता है कोई इक्का दुक्का कोई घटना होती हो, लेकिन आज भी लोग उसको जो है वो बिल्कुल नहीं मानूंगी ये बात ऑफर आपकी। करते हो हैं सकता बैठने है के लिए। आप क्योंकि उस जमाने के हैं कि आपके दिमाग में ये बात होगी, पर मैं इन दिनों में सिर्फ ये तजर्बा करने के लिए 10 बार बस में सफर कर चुकी हूँ। आप बस में सफर कीजिए तब आपको तजर्बा हो जाएगा। लोकल बस में कभी 100 किलोमीटर टॉप ठीक ही है। चले जाइएगा। बिल्कुल मैं ये फैक्ट बता रही हूँ। बुजुर्गों की से बदतमीजी करना, अदब तमीज लिहाज, जो कि हमारा कल्चर था, और उसमें औरतें भी उसमें हैं। गिरावट आई है। गिरावट नहीं, बहुत ज्यादा गिरावट आई है साहब। और जब तक, मेरा ये मानना है कि दिमागी तौर पे मर्द ये नहीं सोच लेगा। देखिए एक छोटी सी बात का आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कहूंगी कि औरत को ये कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हो, उससे कहीं ज्यादा बेहतर औरत को ये कह देना है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बिल्कुल सही उससे बात। ज्यादा औरत खुश होगी। बहुत बढ़िया। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर जिस और दिन वो बात कही ना जाए, मन से की जाए इज्जत, मन से की बिल्कुल जाए। करके दिखाया तो जाए वैसा। मैं बहुत सिर्फ बढ़िया। ये चाहती हूँ कि अगर ये डेवलपमेंट वाली बात हो रही है तो मर्द इज्जत करना सीख लें और उनको बराबर में बिठाना सीख लें। बहुत बढ़िया। देवी बनाना तो अलग बात है। देखिए हाँ। या तो देवी बना देते हैं या नौकरानी बना देते हैं, बराबर में बिठाना बराबर पसंद में हो। बिठाना जो है वो, ये बड़ी हाँ, मुश्किल बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अनवर शाह साहब बताइए, जो आप इदारा चला रहे हैं वहाँ पर 1200 से ज़्यादा बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना जो है वो आज भी करना पड़ता है? किस तरीके से आपको मनाना पड़ता है उनके पेरेंट्स को कि आप अपनी बच्चियों को इस इदारे में भेजिए, बच्ची को तालीमी याफ्ता बनाइए, उनको एजुकेशन दीजिए ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें और उनकी परवरिश अच्छे से कर सकें? मुश्किल होता है पेरेंट्स को आज के दौर में भी समझाना? इस इदारे के अवाइल में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत हुई थी, लेकिन अब इस दौर में काफ़ी कुछ जहन बदला है। बहुत अच्छी लोगों बात के जहन में तालीम की हकीकत और उसकी अहमियत सामने आई है। आपको ये इल्म होगा कि कुरान और हदीस का आधा इल्म मस्तूरात के पास है, औरतों के पास है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, बड़े बड़े मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन इकराम और बड़े बड़े और उलमा
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते थे और तहसील इल्म के लिए वहाँ तशरीफ़ लाते थे। तो इस्लाम की तो बुनियाद ही इल्म पर है जी। और किसी इक़रा भी मजहब में इल्म को हासिल करने से मना नहीं किया गया, बल्कि हर एक मजहब के जो रहनुमा है वो यही कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ करके ख्वातीन को भी तालीम के मैदान में बराबर तरीके से लेकर के आइए, आगे बढ़ाइए उनको भी। नहीं, बिल्कुल मनादी है ही नहीं, कहाँ कहीं मना मनादी नहीं है, है। बिल्कुल सच बात ये तो लोगों की सोच में है, उनकी फ़िक्र में है, उनके अमल में है। जब वो कुरान और सुन्नत को गहराई से देखेंगे तो फिर उनकी नज़रों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्म देने वाले, साहबा को जन्म देने, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन को जन्म देने वाली तो मस्तूरात हैं, हमारी माएँ हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्हीं की इल्म से, उनके तक़वे से ये सारा परवान चढ़ा है। जो नूरानियत है और जो माशरे के अंदर खैर है, वो हमारी माँ बहनों का ही इसमें सबसे बड़ा रोल और हिस्सा है। बिल्कुल। प्रोफेसर हसन साहब, क्या कहेंगे, ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई साल में एक बार बात कर लीजिए और इनका जो है वो जो हक है ख़वातीन का वो उनको दे दीजिए, ये माइंडसेट को चेंज करने की, जैसे उन्होंने कहा कि जो जहनी सोच है वो इंसान की वो कुछ अलग तरीके की है, वो कहता कुछ है, मर्द की बात मैं कर रहा हूँ, कहता कुछ है और करता कुछ है। सबसे ज़्यादा काम करने की जो है वो बदलने की मर्दों को ज़रूरत है, तभी जा करके जो है वो ख़वातीन आगे आ पाएंगी। रब्बानी साहब, मैं जो भी हूँ आज मेरी वालदा की वजह से, एंड शी वॉज ए विडो। और जब मैं विदेश पढ़ने जा रहा था तो भाई ने मना किया कि अच्छी खासी नौकरी यूनिवर्सिटी की, बाहर क्यों जाते हो। वालदा ने कहा रोको मत। वालदा ने कहा। मेरी तालीम हाई स्कूल से लेकर के पीएचडी तक को एजुकेशन रही है और मुझे समझने का मौका मिला है कि औरतें कितनी होशियार, समझदार, काइंड, हेल्पफुल हो सकती हैं। और मैं तो ये फ़र्क समझता ही नहीं। और ये बायोग्राफी नहीं बताना चाहता मैं, नहीं, ठीक है। पर जैसे ही हम जयपुर में आए तो बीबी ने कहा कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। हमने कहा आप शौक से जाइए, बच्चे हम संभालेंगे, और वो गई। फिर हमने उनसे कहा कि हम आपको 2-3 महीने तो स्कूटर से, कार से ले जाएंगे, आपको खुद को जाना पड़ेगा, ठीक रहेगा, फ्री हो जाएंगे। जी हाँ। उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने कार सीखी। मैं आज भी जयपुर में जिन बच्चों को स्कूटी पे, कार में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एम्पावरमेंट इसलिए है कि दे आर फ्री टू गो वेयर दे वांट टू गो, डिपेंडेंट नहीं है। इसी प्रकार से ओटीज में जो मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ कि इतना कंजर्वेटिव माहौल था कि जब मुझे रिसर्च असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमने एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसमें बहुत काबिल लड़कियाँ वो कैंडिडेट बनी। उसमें से 2 हमने, जिसमें आज तो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको हमने सेलेक्ट किया। तो डायरेक्टर जो हमारे इंस्टीट्यूट के थे, बड़े लिबरल आदमी थे, पर उन्होंने बुला के कहा कि यार यहाँ की इकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी हसन। मैंने कहा क्या मतलब? कि नहीं तुम इसको ले लो। एक लड़के को बताया। तो मैंने कहा मुझे इसमें दम नहीं लग रहा है, पर एनीवे रख लेता हूँ। खैर वो 3 महीने वो तो भाग गया। आखिर में वो कोटा से जो लड़की आई, वो मेरे पास में उसने काम किया। और मैं आपको बता दूं कि मैं उसको 4 काम बताता, वो सेक्रेटरी 10 काम करके आती। एंड शी ऑर्गेनाइज माई लाइब्रेरी आल्सो। आई कैनॉट स्टिल फॉरगेट दैट गर्ल। मैनेजमेंट में कोई सानी नहीं है, मतलब जो है औरतों मैं का, ख्वातीन कहता हूँ का, साहब, इसमें यूनिवर्सिटी में कोई शक जितनी भी नहीं। वाइस चांसलर महिलाएं बनी हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस एकेडमिक में है, दे आर द बेस्ट। और जो मेरी 18 लोगों की टीम थी रिसर्च के लिए बिसरपुर प्रोजेक्ट में, उसमें महिला को मैंने इंचार्ज बनाया एंड दे डिड वेरी वेल। तो जब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं ये आज कह रहा हूँ, मेरी बीबी कहती मैं क्रिटिकल हूँ, अगर वो नहीं हो तो मेरा बैंक गड़बड़ हो जाए, मेरा घर गड़बड़ हो जाए, मेरे बच्चों की तालीम नहीं पूरा होती, सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका मतलब। सिस्टम बिल्कुल एकदम से ठीक है। बिगड़ जाएगा। जसबीर सिंह जी, ये जो हम बातें कर रहे हैं ख्वातीन के हुकूक की, इनको एम्पावर करने की, हालांकि मिसिस खान ने कहा है कि पहले जैसे हालात नहीं है, बहुत आगे बढ़े हैं। ठीक है, मेंटली आपको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिपेयर होना है, थोड़ा सा सोच को और ज़्यादा वाइड करना है, लेकिन आज भी आपको लगता है कि एक बड़ी तादाद है ख्वातीन की जिन्हें जो है उनके जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं हो पाती, जो उनके जो बेसिक राइट्स हैं, वो उनको फंडामेंटल राइट्स जिनकी बात हम करते हैं, वो उनको जो है वो मैसर नहीं हो पाते या उनको नहीं दिए जाते। यानी आज भी ख्वातीन की एक बड़ी तादाद है जिसके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, जिसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। आप सही कह रहे हैं खुर्शीद जी।
आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसी रिवायत रही, यहाँ पर हमारे धर्म गुरुओं ने ग्रंथों में हमेशा महिला को, नारी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। लेकिन अभी जैसा यास्मीन जी कह रही थी, उसको देवी के रूप में तो हमने पूजा, लेकिन हमने उसको सहभागी बनाने के अंदर कहीं ना कहीं कोताही बरती है। और कुल मिलाकर अगर पिछले 2000 सालों का भी हम विश्लेषण करें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। जी हाँ। इसको तो बदलना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं के बारे में जैसे अभी अर्चना जी भी कह रही थी, मिसिस खान भी कह रही थी कि हमको लिप सर्विस दे दें, सिंबॉलिक गेस्चर्स कर दें। सिंबॉलिक गेस्चर्स कोई बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, हमें कंक्रीट काम करना पड़ेगा। और जो एम्पावरमेंट की बात है, मैं आपसे और सबसे इत्फाक रखता हूँ इस बात के लिए कि जो तालीम है, चाहे उनके फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे सोसाइटी में उनका महिलाओं का प्लेसमेंट हो, ये सारा दारोमदार रहेगा तालीम पर। बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा भी है कि अगर आप 1 साल की सोचते हैं तो गेहूं की फसल करिएगा, अगर आप 10 साल की सोचते हैं तो आम के पेड़ लगाइएगा, लेकिन अगर आप 100 साल की अगर सोचते हैं तो महिलाओं को पढ़ाइएगा और लिखाइएगा, बच्चियों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो उनका जो एम्पावरमेंट होगा रियल सोसाइटी के अंदर। लेकिन इस एजुकेशन के साथ साथ हमारे को इंडियन कंटेक्स्ट जो है, हमारे को वेस्ट की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद इतनी मजबूत सभ्यता है, इतनी मजबूत तहजीब है, बिल्कुल, हमारी फैमिली कल्चर है, हमारी कल्चर, हमारा जीवन दर्शन इतना बड़ा है कि हमारे को किसी की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। इंडियन मॉडल के अंदर औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को तालीम दें, उनको एम्पावर करें और हम उन्हें अपना लाइफ पार्टनर माने, तो चीज़ें बहुत उम्दा हो जाएंगी। मैं हसन साहब से इस बात के लिए इत्फाक रखता हूँ कि जो क्वालिटी है, ईश्वर ने, परमात्मा ने भी जितने गुण महिला में, नारी में भरे हैं, मैं समझता हूँ कि पुरुष में उससे थोड़े तो कम ही भरे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। मार्गरेट थैचर हुई, वो कहा करती थी, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू said something, if you want that something should be said, ask a man, but if you want something done, ask a woman। बिल्कुल। तो मैं उनसे बात से सहमत हूँ। इनको एक भागीदारी, अगर आपको वाकई कुछ कराना है ना, मतलब फाइनल चाहिए, तो वो एक बार कह दीजिए, वो 100% हो जाएगा। वो हो जाएगा। बताया ना आपने और कि भाई उसकी 4 काम के quality, लिए कहते थे 10 काम होते थे। और उसकी क्वालिटी भी जो है काम की, वो निश्चित तौर पर बेटर हुआ करती है। बिल्कुल ठीक है। वक्त हो गया हमारे मिसाल में एक ब्रेक का, और बात हो रही है ख्वातीन के हुकूक की। चूंकि इसी हफ्ते इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ही दिन है इनके हुकूक की बातें करने के लिए, या फिर हमेशा उन बातों को करना भी है और अमल में भी लेकर के आना है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, हम हैं जयपुर में। बात हो रही है ख्वातीन के हुकूक की। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ साल में एक बार ही इनके हुकूक की बात करना ठीक है, और क्या सिर्फ बातें ही होनी चाहिए, कुछ काम भी होगा। अभी वजीर आजम ने कहा है कि मर्द कौन होते हैं इन्हें एम्पावर करने के लिए, ये खुद ही बहुत मजबूत हैं, बहुत सशक्त हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर पार्लियामेंट में इनकी तादाद कम क्यों है। इस वक्त लोकसभा में सिर्फ 12% खवातीन हैं, यानी मेंबर पार्लियामेंट हैं, और राज्यसभा में 13% के करीब हैं। 4 स्टेट में खवातीन यानी महिलाएं चीफ मिनिस्टर हैं। अगर जम्मू कश्मीर में बनती है तो 5वीं वो महिला मुख्यमंत्री होंगी। तो बातें तो हैं ये कहने की, जैसे इन्होंने भी कहा था, अगर वाकई ऐसा है, आप तो जब तक उनको जो है वो रास्ता आगे बढ़ने का नहीं देंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगी। तो फिर लोकसभा में जो है वो 33% की बात हो रही रिजर्वेशन की, वो तो सिर्फ 12% ही है अभी वहाँ पर। राज्यसभा में सिर्फ 13% ही हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि बातें तो होती हैं लेकिन जो है फिर उसके ऊपर अमल होता नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके एम्पावरमेंट का जैसे अपन हम जिक्र कर रहे थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी जो है वो बहुत बड़ा काम है। जहाँ पर एजुकेशन एम्पावर करती है आज के ज़माने के अंदर, किसी भी जमहूरियत के अंदर ख़ास करके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमने ये जो जातियों में, मज़हबों में हमने हिंदुस्तान के, भारत के समाज को बांट दिया, उसके बजाय सिर्फ कैटेगरीज तो 2 ही हैं, पुरुष और औरत, और उसके बाद तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस देश के वासी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जातीय आधार पर जो रिजर्वेशन है वो अभी चलेगा, क्योंकि ये वक्त का तगाज़ा है। लेकिन औरतों को सशक्त करने के लिए पॉलिटिकली भी रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज पंचायत के स्तर के ऊपर रिजर्वेशन हो रहा है महिलाओं के लिए, लेकिन अगर हमारी जो सर्वोच्च बॉडी है, कई सारे सूबों ने ये पहल की है, तो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी विधानसभाएं हैं, इनके अंदर अगर हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे तो इनको एम्पावरमेंट भी होगा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ का अंदर का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी जो है, वो मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेटिव हाउसेज जो हैं उनमें बनेगा, इनकी परफॉर्मेंस होगी, इनको जिम्मेदारी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इनके एम्पावरमेंट के लिए आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पिछले 10-12 साल से, 15 साल से
पार्लियामेंट के अंदर जो रिजर्वेशन का, वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा है वो पेंडिंग है। मैं इस चीज़ की वकालत करता हूँ कि इस मुद्दे पर, जैसे देश के कुछ अन्य मुद्दों के ऊपर हमारे यहाँ पर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। ये जो तू मैं का दौर चल रहा है, ये निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए तो अच्छा मुखालफत बराए नहीं। मुखालफत बड़े नहीं ही होनी जो चाहिए। ऐसे संजीदा मुद्दे हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और हमें नैरो माइंडेड पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सोचने के बजाय नेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो वुमेन एम्पावरमेंट, अगर हम ये पॉलिटिकली, ये कदम बहुत अहमियत रखेगा, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हसन, देखिए जब भी मौके मिलते हैं, अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो आयरन लेडी कहलाती हैं वो, यानी जब मौका मिलता है तो उसने साबित भी किया है। और ऐसे ही कई सारे सूबों की चीफ मिनिस्टर हैं, मायावती का नाम आता है जब बताते हैं कि, और लोग ऐसा महसूस भी करते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर होती हैं तो पूरा जो सिस्टम है, जो अफसरशाही है, वो एकदम जो है चौकन्नी हो जाती है और बहुत मजबूती के साथ काम करती है, दंगे नहीं होते। बिल्कुल सच बात है। और शीला दीक्षित जो है वो अपने आप में एक मिसाल उन्होंने कायम की थी। दिल्ली में 15 साल तक उनकी हुकूमत रही और किस तरीके से जो है उन्होंने दिल्ली को डेवलप किया और आगे बढ़ाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं। आपको लगता है कि वो जो बातें होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हो, यानी किसी भी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर हो और किसी भी पार्टी के लीडर हो, सिर्फ बातें ना करें, अब हकीकत में जो है वो ज़मीनी सतह पर उसको ला करके दिखाएं कि देखिए हमने ये कहा था और ये करके दिखाया। यानी चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे दूसरे मौके देने की बात हो ख़वातीन को। ये फ्रेज़ को मुझे कहना नहीं आता कि महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए। ये कहने का मतलब है ये पैट्रोनाइजिंग है। ये महिला को अपने आप आगे आना चाहिए। आप रोड़े नहीं बने, उनके अवरुद्ध नहीं बने आप, और उसके बाद में आप उनकी कार्यशैली देखिए और आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मैं सवाल सर ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर लोकसभा में और राज्यसभा में 12% और 13% की तादाद उनकी है तो जाहिर है कानून तो 12% और 13% जो है वो तादाद बनानी। मैं आई एम नॉट गेटिंग टू पॉलिटिक्स बट आई एम टेलिंग यू दिस कि कल मैंने बड़े ध्यान से भास्कर में पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कुछ कहा मैंने सुना। जिस पार्टी से, जिस संस्कार से वो आते हैं, शायद मेरे हिसाब से अधिकार नहीं बनता कि वो इस प्रकार का लंबा चौड़ा भाषण दें। उनको तो कतई नहीं है मोरली। वजीर आजम है, पर देखिए वी गो बाय एग्जाम्पल आल्सो, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज देखिए अभी हम पार्टी का किसी के ऊपर जो है वो यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, इल्जाम लगाने नहीं बैठे। कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर ठेकेदारी प्रथा ज्यादा है और रूढ़िवादिता है। यस, और उन्होंने ही जो है महिलाओं को आगे बढ़ने के अंदर एक बाधा पैदा करी है। जो लोग थोड़े से लिबरल हैं, और आयरन लेडी तो कांग्रेस ने दी है, सोनिया गांधी इतने लंबे वक्त से चेयरपर्सन है, वो भी लेडी है कोई मतलब। यस, एंड शी इज अ ग्लू फॉर कांग्रेस। अगर वो नहीं है तो इनका बखेड़ा हो जाए, जैसी मेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अब मैं चूंकि 4-5 कॉन्टिनेंट्स में रहा हूँ, गया हूँ, मैं ये बाउंड्री नहीं मानता कि हमारे देश में सबसे बढ़िया और वहाँ ख़राब है। अफ्रीका के अंदर मैंने इतनी वंडरफुल लेडीज़ को, एकेडमिक्स को देखा है कि मैं आज उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। तो इसलिए ये कहना कि औरतें कम काबिल हैं और आदमी ज़्यादा काबिल हैं, ये आदमी को ये सोचना पड़े। और ये संस्कार की बात, और ये आता है तालीम से, एजुकेशन से आता है। ये हम तालीम ऐसी दे ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम क्लासरूम में भी लड़के लड़कियों को अलग बैठाते हैं। और ये यास्मीन जानती है कि जब से हम जयपुर में आए हैं, हमने जितने भी सेमिनार यहाँ पर जो करी है, हमने जानबूझ करके महिलाओं को बुलाया है और उसका ऐतराज़ हुआ है, इनडायरेक्टली हुआ है, पर हमने कहा कि यही तरीका होगा। तो इसलिए आदमी को अपनी सोच बदल करके महिलाओं के जो गुण हैं, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, फ़र्क क्या है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बाकी तो वैसे वही सोचती हैं। मैं तो कुछ एमिनेंट एकेडमिक्स को जानता हूँ, उनकी काबिलियत देख करके। अरुणा राय कम है क्या हिंदुस्तान के अंदर जो है? और मुसलमान कहते हैं कविता अगर जयपुर में नहीं हो, राजस्थान में नहीं हो, तो हमारे लिए कोई लड़ने वाला ही आदमी नहीं है। ये लोग कहते हैं ये चीज़ को जो है। अरुणधति राय नहीं हो तो वो पूरे एम्पायर के सामने कोई खड़ा होने वाला, लिखने वाला नहीं है, मतलब जो है। बहुत सही कह रहे हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मज़हब जो है वो कहीं रोड़ा नहीं बनता ख़वातीन को आगे बढ़ाने में, या फिर जो है वो उनको एजुकेशन के मैदान में। मैं मज़हब रोड़ा बनता है, मज़हब के लोग बनाते हैं, मज़हब नहीं बनता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। और जब उनको ख़वातीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, उनको मौके दिए गए हैं, उनको आज़ादी दी गई है, तो कहीं पीटी उषा के नाम पर हमारे सामने जो है एक उड़न परी सामने आती है, कहीं सानिया मिर्ज़ा आती हैं, कहीं सानिया नेहवाल आती हैं, बहुत सारे नाम हैं, एक आध नाम नहीं है।
यानी उनको अगर मौका दिया जाए तो वो किसी भी मैदान में बहुत आगे बढ़ सकती हैं। सवाल ये है कि जो जहनी पर्दे हैं उनको हटाना पड़ेगा, जो सोच है उस सोच को बेहतर करना पड़ेगा। चूंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ, आप जो है वो एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में सारी की सारी मतलब जो है तादाद जो है वो लड़कियों की है, और लड़कियों को अगर एजुकेट करते हैं, ये सब जगह कहा गया है कि वो एक नहीं बल्कि कई जो है वो ख़ानदान या कई पीढ़ियाँ जो है वो तालीमी याफ्ता बन जाती हैं। तो वो जो सोच है उसको जितना भी ब्रॉड करेंगे उसी के नतीजे में फिर ये इस तरह के जो है रिजल्ट बेहतर आएंगे। यानी देखिए, मैं अपने इदारे ही की बात करूं, मेरी जो राइट हैंड है वो मेरी बेटी है, और मैं एक हमारे इदारे से एक नेशनल लेवल का इस्लाहुल मोमिनात मैगज़ीन भी निकलती है पिछले 10 सालों से, उसका मैं एडिटर हूं, तो डिप्टी एडिटर मेरी बेटी है। अच्छा, वो सारा सब कुछ वही संभालती है, इदारे को अंदरूनी खाना वही संभालती है। तो कहाँ भेदभाव है मैं नहीं समझता, ये जहनीत की बात है। मज़हब इसमें कोई आड़े नहीं आता है। मज़हब को मुरीद इल्ज़ाम लगाया जाए ये एक बेशर्मी की बात है। मज़हब तो लेकिन मजहब के कुछ लोग तो जो है वो आड़े आते हैं और प्रोफेसर हसन की बात को जो है नकार नहीं सकते। नहीं, उसका क्या एग्जाम्पल है, मैं पूछना चाहूँगा कि मज़हब, जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है, इस्लाम के अंदर कहीं पाबंदी नहीं है, किसी भी फील्ड में औरत को बराबरी का हक़ दिया गया। बल्कि आज से 1400 साल से ये देखें कि उससे पहले मस्तूरात की और ख़वातीन की क्या हालत थी, कुरान और हदीस में क्या क्या उनको ज़िम्मेदारियाँ और क्या क्या उनको उनके हुकूक और इख्तियारात दिए गए हैं। ये एक बात अलग है कि वो मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, तालीम के बारे में न जानती हैं, इस वजह से वो अपने राइट्स को न जानती हैं, न समझती हैं, न वो अमल तो उसकी के अंदर जिम्मेदारी आते हैं। किसकी है साहब? अगर वो पढ़ी हुई नहीं है किसी घर में तो वो तो माँ बाप की, वालदैन की, उनकी जिम्मेदारी थी जिनकी वो बच्चियां हैं। देखिए, ये यानी शरई वो जिम्मेदारी अल्टीमेटली जो है, आप- फिर जैसे उन्होंने कहा पुरुष प्रधान है, तो कई बार ये होता है कि बाप मना करता है कि नहीं बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, 8वीं 10वीं तक पढ़ा लीजिए, उसके बाद शादी करनी है, दूसरे के घर इसको जाना है। ये भी तो एक माइंडसेट चला है इस मुल्क में, इससे इनकार नहीं कर सकते। और आज भी कई सारे इलाकों में, देही इलाकों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नहीं, इसको हम मोरिद इल्ज़ाम मज़हब को कहाँ ठहराएंगे? ये एक इंडिविजुअल की और अपनी ज़ाती सोच हो सकती है, मज़हब इसमें आड़े नहीं आता ठीक है, मज़हब ठीक ने है। कभी इसकी पाबंदी मैं नहीं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ वापस। जी ठीक है। मैम, आपको क्या लगता है, आप खुद का एक्सपीरियंस बताइए कि भाई अगर आज आप मैदान में उतर करके ख़वातीन के हुकूक की बात करती हैं और कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली भी आप चली जाती हैं बात करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, या दूसरी जगहों पर चली जाती हैं, तो ये जो है ये आज़ादी आपको असल में दी किसने? चूँकि आप जो है खुद कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की ललक होगी आपके अंदर, फिर घर वालों ने सपोर्ट किया होगा। खुद का एक्सपीरियंस क्या है आपका? खुर्शीद साहब, ये बात तय है कि आपने खुद की ललक भी होती है, लेकिन कितनी ही ललक हो, अगर आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा ये तजर्बा है कि मेरे फैमिली से, मेरे अपने पेरेंट्स के घर से मुझे उतनी आज़ादी मिली कि मैं एजुकेशन ले पाई। उस ज़माने के लिहाज से, उस ज़माने में मैं स्पोर्ट्स में जाती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ड्रामों में उस ज़माने में लड़कियां सोच भी नहीं सकती थी। जब मैंने ये सब, खासतौर से मुस्लिम तबके की मुस्लिम लड़कियां। तबके, हाँ। नहीं, ये मैं इनको बिल्कुल नहीं बांटूंगी। आप ये हायर और अपर लेवल की और लो लेवल की अगर आप बात करेंगे तो जो गाँवों के हालात हैं, या इसको आप ख्वातीन को ये मत बांटिए कि मुसलमान या गैर मुस्लिम, सब जगह एक है। एक हाई क्लास है और एक लो क्लास है, और हाई और लो क्लास में यही मसाइल हैं। आपकी एक बात लेकिन उस क्वेश्चन से भी अलग करूंगी, जो 33% की आप बात कर रहे हो। मैं 33% से सियासत में बात नहीं कर रही, जैसा आपने फरमाया। मैं आपको जुडिशरी में भी चाहती हूँ वो 33%, मैं IPS में, वो पुलिस में भी चाहती हूँ, मैं एजुकेशन में भी चाहती हूँ। क्योंकि अगर वो तबका जिन लोगों के मिला हुआ है रिजर्वेशन, उसी के लेवल पे औरतें हैं। जब रिजर्वेशन मिला था और जिस लेवल पे वो लोग थे, उस लेवल पे आज औरतें हैं और बहुत सारी जगहों पे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हर औरत को वो 33% में हर जगह मिलना चाहिए, उसका हक ज़रूरी है। आप कुछ कह रहे थे? वास्तव में मजहब का मसला इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देके ही समझाता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अंदरी शहर के अंदर जो है, मोहल्लों के अंदर, एक बच्चे ने कहा कि मैं कॉमर्स लेना चाहती हूँ, होशियार लड़की, और उसी मेरिट में आ रही थी। पर बहुत यहाँ का एक इलीट स्कूल है, प्रिंसिपल ने बुलाकर, जो मुस्लिम नहीं थी, बुला के बच्ची से कहा तुम्हें तो शादी तो करनी है 12वीं क्लास के बाद में, तुम काहे को कॉमर्स लेना चाहते हो? हाँ। शी क्राइड, हर फादर कॉल्ड मी फ्रॉम अमेरिका कि आप जाके बात करें। मैंने फिर उस मैडम से ये कहा कि एक तो ये मोहल्ला घर छोड़ के आइए,
फिर मुल्ला छोड़ा है, फिर बुर्का छोड़ा है, और फिर ये स्कूल में आई है और ये कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, और आप ये कहती हैं कि तुम मैं तो शायद देखिए, बुर्का छोड़ने की बात कही है, बुर्का पहने हुए मिसिस खान आपके साथ बैठी हुई है, आपके पास में बैठी हुई। बताइए मैम, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ये बताइए। भी हिम्मत की बात हाँ, देखिए, पर मैं देखिए मैं ये मानता हूँ। और आप चले जाइए किसी भी अरब मुल्क में, वहां पर बुर्का पहने हुए ही सारी जितनी भी खवातीन जो है वो कामकाजी महिलाएं हैं, वो सब काम करती है बुर्का पहन करके, स्कार्फ पहन करके। ये कल्चरल अपैरल है, मैं इससे एग्री जनरली नहीं होता हूँ, मेरी बात है ये। पर मैंने उनको ये बताया कि ये बच्ची का बुर्का छोड़ करके आने का मतलब कुछ इनहिबिशंस, हाँ ठीक है, उसको अप्रिशिएट आप करें। तो इसलिए ये ठीक है, दोनों तरफ से ये ऐसा सोचा जा रहा है मिसेस कि खान, आगे क्या करेंगे। सच बात है, बिल्कुल सच बात है मिसेस खान। ये जो एक माइंड सेट है कि बच्ची को, हालांकि अब थोड़ा सा बदलाव इसमें आया है, लेकिन एक जैसे उन्होंने भी क्या एक्सपीरियंस बताया कि भाई 8वीं 10वीं तक 12वीं तक मैक्सिमम पढ़ा देंगे कि भाई ठीक है शादी तो करनी है, करना क्या है, पराया धन है लड़की तो, है ना। तो ये जो है आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है? इन्होंने कहा भाई बुर्का पहन करके, बुर्का छोड़ना पड़ता है तालीम के लिए, ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है, हालांकि कई सारे जो है इसमें मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है? जो लड़कियां आती थी पढ़ने, जिनको आपने पढ़ाया है, क्या उनके वालदेन भी, उनमें से कुछ वालदेन भी ऐसे थे जिनका माइंडसेट ये था कि नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ाना, 10वीं 12वीं कराएंगे और शादी कर देंगे और चली जाएगी लड़की? देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि मैं अब रिटायर्ड हूँ और इस एज में आ गई हूँ, और उस ज़माने में जब मुझे कॉन्वेंट में डाला गया, सेंट एंजेलो सोफिया स्कूल में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1954, जब मैं केजी में दाखिल हुई वहाँ, तो इससे ये पता लगता है कि हमारे ख़ानदान के अंदर कैसी सोच थी। उस ज़माने में मेरी जो फुप्पियाँ थीं वो अलीगढ़ के हॉस्टल्स में रही हुई, तो हमारे यहाँ तालीम वहाँ से शुरू से ही, हमारे जिसे कहते हैं कि हमारी घुट्टी में तालीम थी। और हमें यहाँ, जबकि जयपुर में मैं पढ़ी हूँ, मेरी पैदाइश यूपी की है, लेकिन मैं जयपुर में पढ़ी हूँ, या सोफिया में पढ़ी हूँ, और जब एक एज होती है कि जिसमें बुर्का पहना जाता है वो पहना, और आई नेवर ऑब्जेक्टेड, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार दिए गए थे कि लिबास से किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आती। एंड आई वॉज इन अ कॉन्वेंट स्कूल वेयर द नन्स वर देयर, दे वर आल्सो कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, वो भी ऊपर से नहीं, और वो क्या काम नहीं कर रही थी, कितना ज़बरदस्त वो नन्स काम कर रही हैं। एंड आई हैव अ डीप रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, और मेरी वो आइडल रही हैं सिस्टर मोनिका, कि क्या उनके वो थे। सिर्फ सोच एक ऐसी चीज़ होती है, और दिल के अंदर एक अज़्म होता है कि हमें आगे बढ़ना है। सोच सारे पर्दों को हटा देती है, बिल्कुल जो है आगे बढ़ने के जो है रास्ते और मौके वो फराहम कराती है। सोच अगर आपकी अच्छी है तो सोच पॉजिटिव ये है है, रचना। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं बुर्का पहन के सारी दुनिया में जाती हूँ, और आई गेट द रिस्पेक्ट। बिल्कुल, जैसा कि लोग आज ये कहते हैं कि आज बुर्का पहन के चले जाओ तो वो आपको बुरी नजर से देखेंगे, हिकारत की ऐसा निगाह कुछ से देखते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा अर्चना कुछ शर्मा नहीं जी, है। आपकी सोच और आपकी ठीक। पर्सनालिटी और आप किस तरीके से लोगों से डील करती हैं, ये वो बहुत ज्यादा important मायने रखती है लिबास का कोई। ठीक है, अर्चना शर्मा जी क्या कहेंगी? चूंकि सियासत में जो है वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ ना कुछ जो है वो पाबंदियां होती हैं। लक्ष्मण रेखा जो है वो खींची गई थी किसी ज़माने में, वो आज भी देखते हैं हम, खींची जाती हैं। तो खुद का क्या एक्सपीरियंस है आपका? और जो मैंने ये बात कही थी कि बातें तो आपने भी कहा था, बातें तो कर लेते हैं, लेकिन फिर नतीजा क्या होता है कि 12% हैं आप लोकसभा में और 13% हैं राज्यसभा में, और सिर्फ जो है वो इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 4 सूबों की चीफ मिनिस्टर खवातीन हैं। और जिस सूबे में हम बैठे हैं यहाँ पर भी इत्तेफाक ये है कि हालांकि मजबूत लीडरशिप के तौर पर वो उभरी हैं और चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। देखिए, सिर्फ राजनीतिक स्तर पर आपको मौका मिला और उससे आप एम्पावरमेंट समझते हैं महिलाओं को, तो उससे मैं बिल्कुल उससे वाकिफ़ नहीं रखती हूँ। उसका कारण बिल्कुल क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला के सशक्तिकरण की आप बात करते हैं तो उसका सशक्तिकरण ग्रास रूट से करिए, उसको ऐसे अवसर तो मिले कि वो राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लायक बने। अब आपने मेरा एग्जाम्पल कोट किया कि मैं किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ, और उसके कारण जिन इम्पेडिमेंट्स की आप बात कर रहे थे वो सोच के कारण थे, और मुझे यहाँ तक पहुँचने में कई साल लग गया। 17 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, और 2 बार के टेन्योर में मुझे उसके कारण बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी ने ये नहीं समझा कि मेरे अंदर क्या सोच है, मैं किस इंटेलेक्ट लेवल तक अपनी बात को ले जा सकती हूँ, सोच सकती हूँ, कैसा मैं अपनी ग्रूमिंग के हिसाब से, क्योंकि आप मुझे किसी के साथ जोड़ेंगे तो सबसे पहले मेरे माता पिता के साथ जोड़िए, क्योंकि जो संस्कार है मुझे उनकी देन है और उनकी अपब्रिंगिंग है। और मिसेस खान तो मेरी टीचर रह चुकी हैं, तो जिस जगह जिस इन्वायरमेंट की बात करी उस इन्वायरमेंट की ग्रूमिंग मेरी है, सबसे बड़ी बात हुई। इन बहुत सारे मुद्दे यहाँ निकल के आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मौका मिलने पर वो अपने आप को प्रूव करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसके लिए मौके की बात करते हैं, उन पुरुषों के लिए क्या कहेंगे जिन्हें अवसर मिला और वो गर्त में जाकर गिरे?
ये सबसे बड़ी विडंबना है। और महिलाओं के बारे में हम कोट करते हैं कि साहब वो प्रधानमंत्री बनी, वो राष्ट्रपति बनी, कई चीफ मिनिस्टर्स भी, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी कमोबेश यही आंकड़ा आता है, 12 से 13% पार्लियामेंट। और संघर्ष करना पड़ता है हिलेरी क्लिंटन को कि वो किसी तरीके से जो है अभी तक भी देखे इतना मॉडर्न, हम बताते हैं उस सोसाइटी को कितनी मॉडर्न है, लेकिन आज वहां पर भी एक खातून को आगे बढ़ने के लिए और सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए संघर्ष नहीं, लेकिन संघर्ष किसके साथ? पुरुषों के साथ अकेले कर रही है, यानी उसके वजूद के साथ उसका संघर्ष दो गुना है। अब आपने जैसे बात की तो मैं आपको एक कोट करना चाहूँगी एग्जांपल। नॉर्डिक स्टेट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि महिलाएं जो सारा काम करती हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा काम जो है पोल्ट्री का है और पुरुष जो है उसमें अरुचि रखते हैं, तो वहाँ जो ये मिल्क इंडस्ट्री वो सब उसके काम में महिलाओं की रुचि है। लेकिन वहाँ महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप भी था, उसने कहा सिर्फ यही नहीं, जब इकोनॉमिकल हमारे इमेंसिपेशन एम्पावरमेंट की बात होती है तो हमारा पॉलिटिकल भी होना चाहिए। तो वहाँ के पुरुषों ने एक पहल की कि हम कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज शुरू करते हैं, क्रैश फैसिलिटी उनको अवेलेबल करवाई, उनको स्टाइपेंड दिया, और आज स्थितियाँ देखी, जो 40% रिजर्वेशन था वो 80% पे पहुंचा बिना रिजर्वेशन के, मतलब 40% पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना था, आज 80% महिला स्वीडन, डेनमार्क और इन कंट्रीज में काम कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो बात करें थे उसका एक ही कारण है, होना चाहिए पॉलिसी प्लानिंग में जब महिलाएं आएंगी तो निश्चित रूप से उस तबके के वेलफेयर की सोचेंगी, जो सिर्फ महिलाएं नहीं है, वो जो बुजुर्ग है, वो जो बच्चे हैं जिनके लिए भावनात्मक रूप से सोच की आवश्यकता है। और महिला का सबसे बड़ा गुण देखिए कि वो सिर्फ दिल से नहीं सोचती, वो दिमाग से भी सोचती है, इसलिए उसकी सोच हमेशा सही होती है। पुरुष जो है वो सुपरफिशियल सोचेगा कि तात्कालिक रूप से क्या अच्छा है। तो ये फ़र्क तो है ही। सही कह रहे थे अभी प्रोफेसर साहब कि हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की तो बात करते हैं, लेकिन ये डिफरेंस जो है ना, अब मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, अर्धनारीश्वर का ईश्वर को, सिर्फ उसे देवी नहीं कहा, वो पुरुष जो है स्त्रीण भाव के बिना बिल्कुल अकेला है। उसमें फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का जब तक आत्मसात वो नहीं करेगा तब तक वो पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता। इससे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, परीक्षा भी यही देनी पड़ती है मैम, आपको पता है, बिल्कुल और देनी जो है वो पड़ती है। द्रौपदी का चीरहरण भी यही होता है। बिल्कुल। तो ये जो है ये पुरुषों के साथ उस- नहीं हुआ, ये महिलाओं के साथ हुआ है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि वो मॉरल वैल्यूज का पतन है, वो महिला को उपभोग की चीज समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि महिला को अगर नीचे दिखाना है तो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर दीजिए, उसके लिए वो बात कर दीजिए जिससे कि वो समाज की जो दायरा, जो दहलीज बनाई उसको निकलने मैं के यहाँ लिए वो रोकूंगा सोच ना आपको, वक्त सके। हो गया एक ब्रेक का, और जो आपने कहा कि हिंदू धर्म की भी बात करेंगे, उसमें क्या कुछ आएगा वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे मजहब की कुछ बात आई थी, क्या वाकई कई बार मजहब या फिर मजहब के मानने वाले रोड़ा अटकाते हैं, वो मुश्किलें पैदा करते हैं ख्वातीन को आगे बढ़ने में, रोकते हैं उन्हें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल का ये खास एपिसोड। हम हैं राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में और जानने की कोशिश कर रहे हैं ख्वातीन के हुकूक की बात कैसे हम जो है वो अच्छी तरीके से उठाएं और कैसे जो बातें होती हैं उनको अमल में भी ले करके आएँ। बात जो है वो मजहब की भी हुई थी कि कई बार मजहब भी जो है वो आड़े आता है। और अर्चना शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, हिंदू धर्म की बात कर रही थी, चूंकि मुस्लिम धर्म में क्या कुछ होता है उसके ऊपर भी जो है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कई बार धर्म भी वो आड़े आता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है? लेकिन धर्म की बात नहीं करी मैं, धर्म में तो महिला को देवी बना दिया, लेकिन आपने कब माना उसको देवी, ये समस्या है। जब आप यास्मीन जी कह रही थी भाई देवी नहीं बनना, नौकरानी मत बनाओ, यानी बराबरी का दर्जा देने की आप बात नहीं सोचते। आप सब शास्त्रों ग्रंथों में कहते हो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता, और अगर वेदों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं आई एम द बैनर, आई एम द लीडर, आई एम द जज, ये सारी बातें उसमें देखने को मिलती है। बच्चे पढ़ते भी नहीं है उसको, क्योंकि आजकल हमारे पास जो ये मशीनीकरण का युग हो गया ना, तो इन लड़कों को लड़कियों को ये चाहते हैं करियर डेवलपमेंट हो, लेकिन जो मूल्य होने चाहिए थे, जो मॉरल वैल्यूज होने चाहिए थे, उसको इनकलकेट करने में हम विफल रहे हैं, जिसकी अभी आप सब बात करें। तो यही कारण है कि आज ही महिला की कमोबेश वही स्थिति और खराब होती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सजेशन के तौर पर जानना चाहे तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उस माँ को आप सम्मान से, बच्चे देखते हैं बात करते वो सही है, लेकिन उस माँ के प्रति जो कहा जा रहा था ना बीच में कि बेटी तो पराया धन है, वो पराई होकर भी माँ बाप के लिए सोचती है, बेटा अपना होकर भी पराया हो जाता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता, और महिला के दर्जे की बात करके मंचों के माध्यम से तुष्ट करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि हमारा संविधान भी राइट टू इक्वालिटी में विश्वास करता है। ये रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए वो हमारी पेरोकियल अप्रोच जो रही है उसको खत्म करने के लिए एक अवसर देने की बात है। तो उस अवसर को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, हम सब आपके सामने उदाहरण के रूप में, तो उन अवसरों को बढ़ाइए, निश्चित रूप से बराबरी मिलेगी। जी अनवर शाह साहब, हम अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर कुछ दहशतगर्द है और उन्होंने पढ़ने वालों को रोका, बच्चों को रोका कि बाप जो है लड़कियों को रोका कि आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप जो है वो नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सबके सामने। लेकिन वहाँ पर एक बच्ची सामने आती है, नोबेल प्राइज़ मिलता है पीस के लिए, और किस तरीके से वो एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने की बात करी। वो कहती कि मैं कुछ नहीं चाहती, बस पूरी दुनिया में जो है वो हर कोई एजुकेट
जो है हो जाए, यानी हर कोई एजुकेशन हासिल कर ले। तो इस तरह के जो है एग्जाम्पल है वो भी मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि वो जो कुछ धर्म उनके जहन में है, मजहब कुछ उनके जहन में है, जो आतंकवादी थे, जो दहशतगर्द थे, और वो मजहब को बिना बना करके या मजहब को वजह बना करके उनको तालीम हासिल करने से रोक रहे थे कि भाई लड़कियों को जो है घर से बाहर निकालिए, पर्दे में रखिए, फलाना ढिमकाना, तमाम तरह की बातें हुई थी। लेकिन मलाला जो है वो देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, इस्लाम का दूर दूर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान करीम में सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि अगर किसी एक शख्स का नाहक कत्ल किया गया, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल किया गया। किसी मासूम और बेगुनाह का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, और किसी इंसान को बचा लेना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को बचाना है। वो मुसलमान हैं कहाँ जिन्होंने ऐसा अमल किया? मुसलमानों का फेस और शख्सियत और चोला तो हो सकता है, लेकिन वो अमलन मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो बुनियादी चीज़ ये बताई गई है कि रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़, कील कांटा और पत्थर का रास्ते से हटा देना है। जिस मुसलमान को इसकी तालीम दी गई हो कि रास्ते से तकलीफ़ दे, कील और कांटे की क्या अहमियत होती है, उस तक का इतना माइनर चीज़ का ख्याल रखा जाए, भला वो किसी मासूम और बेगुनाह बच्चों की जान ले, वो एक जालिम और रजील तरीन इंसान हो सकता है, और वो एक तरह का इंसानियत पर एक दाग है, मज़हब पर एक दाग है। उनका मज़हब से मीलों कोई लेना देना नहीं है। ये जो कई बार फतवे आते हैं और उससे जो है लोगों को लगता है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो थोड़ा जो वो नैरो माइंडेड हैं, और फतवे आ जाते हैं कि भाई ख़वातीन से, महिलाओं से वो नौकरी मत करवाइए, उनका अगर नौकरी करवाएंगे तो उनका जो पैसा आएगा वो हराम होगा। इस तरह की जो है चीज़ें भी सामने आई हैं। तो फिर लोगों को लगता है कि यार ये जो इस्लाम मज़हब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। शायद मेरी बात बहुत बुरी लगेगी सबको। मसला हमारे यहाँ जो इस्लाम में है वो यही है कि जब मुंबिर पे खड़े के होके तकरीर की जाती हैं तो वो ये बताया जाता है कि औरत को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कभी कोई भी जो बड़े रहनुमा हैं वो ये नहीं कहते कि भाई इस औरत का ये हक़ भी है, ये हक़ भी है और ये हक़ भी है। मज़हब के साथ दुनिया को इस तरह जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि नौकरी मत करो या पढ़ने मत जाओ या तुम खेलने मत जाओ। लेकिन दायरे ज़रूर तय किए गए हैं। वो चाहे पर्दे की बात हो, वो ठीक है, वो उसकी बहुत सारी वजूहत हो, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन चूंकि मज़हब का मामला है उसमें। खुर्शीद साहब, ये हर धर्म में है, ये इस्लाम में ही नहीं है। ये दायरे तो हर धर्म ने बनाए हैं, और ये मेरे ख्याल से अगर आप मज़हब से भी अलग करके जो सोचते हैं तो वो एक आपके लिए कंट्रोलर चीज़ है। मज़हब जो है कि वो आपको बेरा रवी होने से रोकती है। भाई आप नहीं तो किससे डरोगे? आप बचपन में होते हो, माँ बाप से डरते हो। एक अल्लाह का या भगवान का डर है जिससे आप रुक जाओगे, नहीं तो आपको गलत काम करने से कौन रोकता है? भाई इस्लाम में यह है कि शराब हराम है, इसलिए लोग नहीं पी रहे, नहीं तो बहुत मज़ा है शराब पीने में, झूठ बोलने में, बेईमानी प्रोफेसर करने हसन, ये जो बात हुई है कि भाई लोगों को ऐसा लगता है, आपने भी ये बात कही है कि कई बार जो है मज़हब के लोग, आपने मज़हब की बात कर दी थी, लेकिन मज़हब के लोग, मैंने कहा भाई मज़हब नहीं बल्कि मज़हब के लोग या कुछ ठेकेदार जो है वो रोड़ा बनते हैं। लेकिन एक इमेज तो ऐसी बन गई है, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस्लाम के मानने वाले जो है वो ख़वातीन को आगे, या फिर ये कहा जाता है कि इस्लाम में जो है वो औरतों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है और उनको दबा करके और मतलब जो है दबा कुचला हुआ माना जाता है, उनको ऐसे रखा जाता है वहाँ पर। दबाने की बात तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनका सेग्रीगेशन तो है, करते हैं। कश्मीर में कुछ बच्चों ने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाया और वहाँ के मुफ्ती ने फतवा दे दिया। सानिया मिर्ज़ा ने टेनिस खेला, जीता, उसके स्कर्ट्स के ऊपर फतवा आ गया, है ना। यहाँ जयपुर में, जयपुर क्या बात, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर मुस्लिम्स बात करते हैं, कहीं भी औरत का नाम नहीं होता। एक दो दिखाने के लिए जयपुर के अंदर ये 4-5 ही हैं, जबकि 6 लाख की आबादी है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये 4-5 ही औरतें, इससे तो कैसे समाज बदला जाएगा? क्या कारण है? ये तो रिसर्च का मसला है, मैं जजमेंट नहीं देना चाहता, पर हाँ बाउंड्री बना रखी है। और एक बार मुझे एलिस गर्ग, जो यहाँ की बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं, उसने इतना डांटा कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा था रविंद्र मंच पे, वहाँ पे एक स्क्रीन डाल दी गई महिलाओं के लिए और उनके लिए, वो स्क्रीन उसके बाद में हटाई गई, अब नहीं लगाई जाती है।
ये बताता है अंदर। अभी हम एक बार किसी चीफ मिनिस्टर मिलने गए तो इन दोनों को भी मैं लेके गया, तो मुझसे पूछा गया कि इनको किसने बुलाया है। ये मैंने कहा मैं लेके आया हूँ जी, इनकी बात सीएम सुनेंगे, है ना। वो बताता क्या है भाई, इनकी क्या जरूरत है। आप भाईजान अनवर साहब हैं, आगे सच बात है। हाँ, यानी पूरे जयपुर के अंदर यानी इतने mentality इतने बड़े जो है वो उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी तबलीग है। हाँ। और इतनी मीटिंग होती है, बड़े बड़े मसले होते हैं। एम्पावर बाद में कर लीजिए, पहले सम्मान तो दे दीजिए महिलाओं को। हाँ, और सम्मान देंगे तो फिर बराबर में उनको लाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, अच्छी बातें निकल के शायद आएंगी उनको, अगर आने से जो है, पर ये कहीं ना कहीं ब्लॉक तो है। ये क्या मिसिस खान आप भी मानती हैं ये जो है ये मजहब का जो मसला है, ये फतवे आ जाते हैं और आप किस किस को समझाएंगी कि ऐसा नहीं है, कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस जो है ये कहती है, आप किस किस को बताते फिरेंगे जब तक आप अमल में नहीं लेकर के आएंगे इन चीज़ों को? देखिए ऐसा है, मेरा मानना ये है, मज़हब जो है एक प्राइवेट अपनी पर्सनल चीज़ है जो आपके अंदर है, और अगर आप में वाकई मज़हब के वो जुज़ आ गए हैं जो कि मज़हब बताता है, कहीं आपको रुकावट नहीं मिलेगी, हर जगह आपको इज्जत मिलेगी, आपकी मॉरल वैल्यूज़ आपकी पहचान होंगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कुछ नहीं होता है, मज़हब सारे ही जो हैं वो आपको संस्कार देते हैं, आपको वो क्योंकि करते ये हैं। सवाल मैं लेकिन जयपुर में खाओ बैठ करके इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि काजी बनने पर यहाँ कितने बवाल हुए। दो महिलाएं या दो खातून जो है वो काजी बन गई, उसके ऊपर कितना बवाल मचा और कितने हंगामे हुए, सबके सामने है। हाँ, वो तो है ही, ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए वो उस कसौटी पे भी तो आना चाहिए। मेरा कहना यह है कि उस कसौटी पे आना चाहिए। एक 12th क्लास, आई एम सॉरी टू से दिस, कि एक 12th क्लास हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई बच्ची 2 साल की ट्रेनिंग आ गई है, मैं समझती हूँ कि वो क्या वो करें, एक तमाशा बना दिए। ये उनका कसूर नहीं है, ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने उनको हाइक करा और ठीक उनका है। एक तमाशा बना के रख ठीक, दिया। जसबीर सिंह जी, ये जो मसला है कि भाई ये किसी एक मजहब का मसला नहीं है, ख़वातीन को उनकी जो है वो लक्ष्मण रेखा, उनकी हुदूद तय कर दी गई, लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। कहीं कहा जाता है कि आप मंदिर में जो है नहीं आ सकती, आप फला पूजा नहीं करा सकती, कहीं कहा जाता है आप काजी नहीं बन सकती, कहीं कुछ और कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। ये किसी एक धर्म का मामला नहीं है, ये थोड़ा सा जो ये माइंड सेट है या मेंटेलिटी ऐसी है जो पुरुष प्रधान तो हम कहते हैं, लेकिन पुरुष जो है वो असल में प्रधान है नहीं, वो बहुत कमज़ोर है, डरता है वो, ये बराबर में आ जाएंगी तो फिर क्या होगा हमारा, है ना। आप सही कह रहे हैं। इसको मज़हब के धरातल के ऊपर इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है खातूनों के अधिकारों को। मैं तो वैसे जिस धर्म में जन्मा, मैं उस दौर के अंदर जब 14वीं-15वीं शताब्दी में इस देश के अंदर सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, ऐसी कई कुरीतियां हमारे दहेज समाज प्रथा में तो आ गई अभी भी थी। आज भी है, उससे आज भी लोग दो चार हैं। उस समय 498 जो है हुकूमत को बनाना पड़ा, देखिए इसका मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उस समय गुरु नानक ने कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, फकीरों को, दरवेशों को, संतों को, राजाओं को, महाराजाओं को जन्म देने वाली स्त्री कभी हीन नहीं हो सकती है। वाह वाह, ये कहा था उन्होंने। लेकिन इसको हमें मज़हब के दायरे में लेने के बजाय, जैसा अभी आप कह रहे थे, मज़हब किसी ने भी औरत को दोयम दर्जा नहीं दिया है। ये इंसानों ने जिस जिस धर्म के अंदर जो रहनुमा थे, जिन्होंने धर्म की व्याख्या करी, मैं समझता हूँ कि कहीं पर व्याख्या में कमी रह गई है, जिसकी वजह से हम मज़हब के चश्मे डालकर और औरतों को देखने लग गए। तो ये मज़हब से परे जाकर हमारे को सामाजिक दृष्टि से इनको एम्पावर करना है। मैं इनसे, अर्चना जी से भी सहमत हूँ, बाकी भी जो यहाँ पर पैनल में बैठे हुए हैं, कि कई डायमेंशंस हैं इसके। लिप सर्विस ना दें, सिंबॉलिक इसके गेस्चर्स ना करें, बल्कि सारे ही डायमेंशंस इसके, सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, वैल्यूज़ के, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इन सारे तरह डायमेंशंस के पर ही जो भी हमारे हैं, को काम करना हर पड़ेगा। मैदान में काम करना तब पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ठीक अगर है। हमें हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना है और हिंदुस्तान की तकदीर को बदलना है, तो इन महिलाओं के एम्पावरमेंट के सिवाय कोई रास्ता नहीं है हमारे साथ। बहुत बढ़िया, तो बहुत हमें बढ़िया। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके ऊपर चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जहाँ पर कानून बनाने हैं कानून बनाइए, जहाँ पर सोशल प्रेशर बनाना है, मैं सोशल प्रेशर बनाइए। हाँ, लेकिन तब उनका हक जाकर ये जरूर काम दीजिए। बस होंगे। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। हमारे मिसाइल में बात हो रही है खवातीन के हुकूक की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है ख्वातीन के हुकूक की और हम हैं गुलाबी शहर जयपुर में। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ एक ही दिन जो है वो मुकर्रर किया जाए इनकी बात करने के लिए, इनके हुकूक की बात करने के लिए, इन्हें एम्पावर करने के लिए, या हर रोज़ बात हो और बातें ही ना हो, सिर्फ उन चीज़ों को अमल में भी लाया जाए। क्या कहेंगे साहब, जिस तरीके से बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे मसले मसाइल पर बात हुई है, लेकिन हल क्या नज़र आता है आपको? और इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ एक ही मैदान नहीं है जहाँ पर काम करना है, सोच जो है उसमें भी बदलाव लेकर के आना है, एजुकेशन के जो दायरे हैं उनको भी बढ़ाना है, सिर्फ मजहबी तालीम नहीं देनी, उनको दुनियावी तालीम भी देनी है, उनको
आज़ादी जो है वो हर तरीके से दी जाए। और ठीक है, वो जो है वो शराइत ज़रूर होती हैं, कुछ हदें ज़रूर होती हैं, वो तो मुकर्रर करनी चाहिए सभी के लिए, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। सिर्फ उसमें औरत ही जो है वो नहीं है कि भाई औरत के लिए ही जो है वो हुदूद वो तय कीजिए, मर्द को भी जो है वो उसकी भी आंखों का पर्दा बताया गया है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जहां एम्प्लॉयमेंट की या मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जो मस्तूरात जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बेवा इद्दत के पीरियड में बैठी हुई है और उसके खेत पर जो शौहर काम किया करता था या कोई ज़िम्मेदारी का काम किया करता, उसका इंतकाल हो चुका है, उसको संभालने के लिए हालांकि इद्दत में बैठना ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास है, उसको फ्री किया गया कि वो जा सकती है। कहाँ इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ हैं? एक हुदूद है इस्लाम में, तहज़ीब का, तमीज़ का, हया का। हया अगर नहीं है तो फिर मज़हब कहाँ रहा? जानवरों में और इंसानों में फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो हया है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, उसूल है, क़वानीन है, इल्म है। ये जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। सभी मज़हब जो है वो बराबर का हक देते हैं और ख़वातीन को, यानी मतलब जो है औरतों को वो आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आइन यानी संविधान जो है वो भी बराबरी का हक देता है पूरा, उसमें कहीं जो है ऊंच नीच बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अगर ये चीज़ें अमल में नहीं है तो इसके कसूरवार जो है वो ज़ाहिर तौर पर हम लोग हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान के मर्द ज़्यादा हैं औरतों के मुकाबले। तो ये जो है ये माइंडसेट आपको लगता है कि ये 1-2 दिन में बदल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कैसे जो है ये बदला जाए, कैसे काम हो? मैं ये समझता हूँ कि पुरुष तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो है वो जज्बा खुद में पैदा करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को इन बहनों और बेटियों के लिए यही कहकर समाप्त करूँगा, इनको मैं आह्वान करता हूँ कि जज्बा तो आपको अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा। जैसा किसी ने कहा है, शब को अंधेरों से खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने, वक्त के सांचों में ढलना तो कोई बात नहीं, वक्त को सांचों में ढालो तो कोई बात बने। तो इन ख्वातीनों को, इन बहनों को, इन बेटियों को अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा। जब जज्बा पैदा हो जाता है तो दुनिया की कोई सी भी ताकत हो, चाहे वो मर्दों की ताकत हो, वो उसे रोक नहीं पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कहते हैं कि लोग 2 ताकतें हैं, एक कलम की और तलवार की, लेकिन मैं समझता हूँ एक तीसरी बड़ी ताकत है, उसका नाम औरत है। वाह वाह, तो इनका उपयोग करें तो आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। और ये वक्त की मांग भी है, वक्त की ज़रूरत भी है, और इसके मुताबिक ये चीज़ें होंगी। बिल्कुल। अर्चना शर्मा जी, देखिए पॉलिटिक्स की बात ज़रूर होगी, आयरन लेडी की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की बात कर लें, और चाहे वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात कर लें, वहाँ पर भी जो है वो पॉलिटिक्स में ख़वातीन ने ज़्यादा अपना जो है वो परचम लहराया है और बताया है कि हम कितनी मजबूत हैं और कितनी जो है वो मैनेजमेंट के मामले में भी कितनी आगे हैं। और सू की बिल्कुल कितना बड़ा नाम है, बिल्कुल देखिए कितना, बिल्कुल हाँ, और कितने वक्त तक जो है वो परेशानियां उन्होंने झेली, उसके बाद जो है अब कैसे वो निकल करके आई। तो इन्होंने कहा भाई जज्बा जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो जज्बा भी पैदा करना है और मर्दों की मैं से भी लड़ना है कहीं ना कहीं। देखिए, आपने खुद ने बहुत अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को कोट किया, और जज्बे की बात हुई तो मैं खुद भी सोच रही थी कि यदि आप कुछ और पूछेंगे तब भी इस पर बोलूँगी। लेकिन आप एक चीज़ और स्वीकार करें कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंस बताते हैं उन्हें शायद ये जानकारी नहीं है कि रेजिस्टेंस के लेवल पर औरत जो है बीमारियों से लड़ने में पुरुष से ज़्यादा सक्षम है। सिर्फ उसे मानसिक तौर पर दबा करके और उसका जो अस्तित्व है उसको कुचलने का काम किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, शनि मंदिर का एक प्रकरण संज्ञान में है। मैं इतनी विचलित हुई कि जो लोग अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं या जो लोग अपने आपको सो कॉल्ड समाज के ठेकेदार मानते हैं, उनको एक अवसर मिला कि वो अपनी बातों के माध्यम से महिला की उस अवस्था की विवेचना कर दें जिससे कि वो अपने आप को कमतर महसूस करे। लेकिन भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, मर्यादाएं तो सबने कहा होनी चाहिए समाज को नियंत्रण में रखने के लिए, लेकिन वर्जनाएं मत लगाइए, क्योंकि महिला खुद मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। उसे पता है कब उसे कहाँ जाना है, कब उसे नहीं जाना। उसकी लिबर्टी को कम कपड़ों से मत तोलिए, उसको एक उपभोग की वस्तु मत बनाइए। उसकी लिबर्टी, उसकी इमेंसिपेशन के पैरोकार जो बनते हैं उसे समाज में, घर में सम्मान दीजिए। वो राजनीति में अपने अस्तित्व को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने अस्तित्व को खुद कायम कर लेगी। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अपनी मेंटलिटी को जो है वो बदलिए, सोच को बदलिए। सिर्फ बातें ही नहीं करनी बल्कि अमल में भी उन बातों को लेकर के आना है, और सचमुच जो है वो जो इनके हक हैं वो इनको दिल से हक देना है और सम्मान भी देना है। आगे बढ़ाने की बात नहीं करनी बल्कि बराबरी का हक भी देना है और सम्मान भी देना है। सम्मान कीजिए, ये आधी दुनिया नहीं है बल्कि कायनात जो है इस दुनिया के बगैर अधूरी है। आपने ये प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।